ए बोलो, चलो देखो, सबसे पहले कल हमने एक डिस्क्रिप्शन बताया था कि कैसे करंट बनती है अगर फ्लक्स चेंज हो तो क्या होता है, कि फराडे के 2 नियम इस बेसिस पे बताए थे, याद है कि नहीं? तो सबसे पहले हम जो पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, चैप्टर नेम पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें जो पहला टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, अच्छा तुम लोगों ने पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी पढ़ा था, गॉस थ्योरम में नेट फ्लक्स निकालते थे तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, ठीक है। यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स है, मतलब सेम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन passes थ्रू एन एरिया, एक एरिया के अंदर से कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही हैं। जैसे ये एरिया है, स्मॉल एरिया ले ले, इसका स्मॉल एरिया ले ले डी ए, और एरिया वेक्टर जानते ही हो किधर होता है, परपेंडिकुलर आउटसाइड। ये पहले भी बताया था, यहाँ भी बता रहे हैं। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ बी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे पास हो रही हैं, तो जो फ्लक्स का बेटा फार्मूला होगा ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। और मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक को पता है किससे डिनोट करते हैं, बी से। कई बार आपने यूज किया है टर्म, मैग्नेटिक को किससे डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को बी से, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को। तो फाई के नीचे क्या लगा दे, बी, इससे क्या समझ जाओगे ये कौन सा फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स। ये किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई इंटू ई डॉट डी ए के बराबर होता है, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। मैग्नेटिक फ्लक्स बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर के बराबर होगा, ठीक है। यहां पे देखो फाई बी इक्वल्स टू, डॉट लगा है इसलिए कौन सा थीटा लगेगा दोनों में, कॉस थीटा, बी डी ए कॉस थीटा। थीटा इज अ एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। इसकी यूनिट बेटा क्या होगी, वेबर लिख सकते हो, या फिर यहां से अगर तुम्हें फाइंड भी करना है तो कर सकते हो, ठीक है, टेस्ला मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब जिस फॉर्म में भी आ जाए, या कभी कभी आपसे मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट पूछते हैं तो आप बोलते हो टेस्ला, कभी कभी टेस्ला ना देखे, यहां से बी की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, बी बराबर फाइव बी अपॉन डी ए, मतलब एरिया। तो फाइव बी क्या होगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर। कभी जब वेबर पर मीटर स्क्वायर भी दे देंगे तो आप समझ जाएंगे ये क्या दिया गया है, मैग्नेटिक फील्ड बताई जा रही है, उनकी यूनिट है, ठीक है। इसके बाद देखो वो कहाँ है, अब कहाँ है, ये हो गया, तो ये हो गया, इसकी यूनिट क्या होगी, वेबर। अगर हम अलग अलग एरिया ले ले, अलग अलग डायरेक्शन में एरिया ले ले, लेट सपोज मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है और एरिया वेक्टर ऐसे बन रहा है, 2 मिनट आपको, ये देखो, अगर लेट सपोज यहाँ पे एरिया वेक्टर एक ऐसा है, तो एरिया वेक्टर अगर हम यहाँ पे फाइंड करें तो एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो ये एरिया वेक्टर ऐसे चला जाएगा, स्मॉल एरिया वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चली जाएगी, दोनों के बीच में एंगल कितना बना, थीटा। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स फाइव बी इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा। इस केस में थीटा कितना है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल कितना है, 0। यहां पर थीटा इक्वल्स टू 0 है, ठीक। लेट सपोज कोई ऐसा एरिया आ जाए, इस तरह का एरिया, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जा रही है और एरिया वेक्टर ऐसे रखा हुआ है, मतलब ऐसे इस तरह, ठीक। पहले ऐसे था, फिर थोड़ा टेढ़ा हुआ, ऐसे हुआ, फिर ऐसे हो गया, एकदम ऐसे, ठीक। तो एरिया वेक्टर किधर जाएगा, अपसाइड, एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मैग्नेटिक फील्ड इधर, थीटा कितना बना मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर में, 90 डिग्री, ठीक है। तो जो फाइव बी होगा वो कितना होगा, बी ए कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो फ्लक्स बेटा कितना आ जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स 0। कोई दिक्कत, फ्लक्स वाले पॉइंट पे कोई दिक्कत? फ्लक्स इसलिए पढ़ा रहे क्योंकि जब आपको फराडे के नियम पढ़ाएंगे तो वहां पे फ्लक्स के टर्म में ही उन्होंने उस चीजों को डिस्क्राइब किया था, इसलिए पहले क्या पढ़ना जरूरी है, फ्लक्स, ठीक है। नोट को जल्दी से, एक पॉइंट ये याद रख लेना, एक ऐसी क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी,
स्केलर क्वांटिटी मतलब इसमें केवल मैग्नीट्यूड। और आप एक चीज़ याद रखिए, अगर दो वेक्टर्स का हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें केवल क्या मिलता है, एक स्केलर टर्म ही मिलता है, मतलब उसमें कोई डायरेक्शन नहीं रहती। और यहाँ दो वेक्टर के बीच में कैसा प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट, तो ये कैसी क्वांटिटी हुई, स्केलर क्वांटिटी। कोई दिक्कत? ठीक, आगे नेक्स्ट लिखो। अच्छा, क्या इनकी डायमेंशंस निकाल सकते हो? पॉइंट कर लेना डायमेंशन निकालने में क्या है क्या, ठीक है, या फिर कभी जब आएगा तो हम करा देंगे वहाँ पे डायमेंशन। अभी जो चैप्टर की मेन थ्योरी है उस पर डिस्कस करते हैं। इसके बाद फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो, फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझ रहे हो? ईएमएफ बनने की फिनोमिना। ईएमएफ क्या है? एक तरह से जब आप ये जानते हो करंट कब जब फ्लो करती है, जब पोटेंशियल जनरेट होता है। पोटेंशियल और ईएमएफ को सेम ही माने, लेकिन डिफरेंस क्या है ये आपको पता है। ईएमएफ मैक्सिमम पोटेंशियल है, ईएमएफ जो है तब होता है जब करंट फ्लो नहीं होती है। ईएमएफ किससे मेजर किया जाता है? पोटेंशियोमीटर से। वोल्टेज क्या होता है? पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल जब करंट फ्लो कर रही होती तब होता है। ये कैसे मेजर कर सकते हैं? ये वोल्ट मीटर से भी मेजर कर सकते हैं और पोटेंशियोमीटर से भी मेजर कर सकते हैं, दोनों से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस बस इतना सा है कि जब आप जैसे सेल लेके आए, सेल में लिखा हुआ है, आप मान लो कोई भी सेल लेके आए, उसमें लिखा होगा 1.5 वोल्ट, तो 1.5 वोल्ट क्या उस पर कोई करंट चल रही क्या? अभी कोई करंट नहीं ना, तो ये उसका क्या हुआ? ईएमएफ। दोनों की यूनिट भी सेम है, दोनों वोल्ट में नहीं मेजर करते, ठीक है। अभी इसमें हम जोड़ दे, ये एक सेल लेके आए और इस पे हमने कुछ बल्ब जोड़ दिया और यहाँ पे या कोई रजिस्टर जोड़ दिया, यहाँ पे लगा दिया वोल्ट मीटर, तो ये इसका क्या होगा? पोटेंशियल। इस जगह का पोटेंशियल ड्रॉप होगा। क्या होगा? पोटेंशियल ड्रॉप। कोई दिक्कत? चलो यहाँ पे अब फराडे के नियम को पढ़ते हैं। कल हमने वो जो स्टोरी कहानी स्टार्टिंग में बताई थी, उसी के अकॉर्डिंग फराडे के पहले नियम को डिस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट, फराडे फर्स्ट लॉ। फराडे फर्स्ट लॉ, फराडे का पहला नियम क्या था? अगर कहीं पर भी फ्लक्स चेंज होगा, किसी भी एरिया के अंदर अगर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होंगी, तो उस एरिया में क्या जनरेट होगा? ईएमएफ जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा? ईएमएफ। करंट जरूरी नहीं कि वो फ्लो करे, उसमें ईएमएफ जनरेट होगा। तो क्या लिखेंगे? whenever there is change in magnetic flux, then EMF induced। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे हमने कल आपको एक कॉइल दी थी, कॉइल के दूर पर एक बार मैग्नेट रखा हुआ था, उधर नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल। जब ये यहाँ पे रखा हुआ था तो इसके अंदर से बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास नहीं हो रही थी, लगभग 1 या 2 ही पास हो रही थी। तो इसका ईएमएफ जो फ्लक्स होगा वो कम होगा। मान लो 2 फ्लक्स है 2 वेबर का, जब हम पास लेके आ रहे थे तो इसके अंदर से नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा हो जा रही थी, तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हो गई, ज़्यादा हो गई, मतलब फ्लक्स भी क्या हो गया? चेंज हो गया और ज़्यादा हो गया। तो फ्लक्स चेंज हुआ तो यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था वो डिफ्लेक्शन शो कर रहा था। इसका मतलब ईएमएफ क्या हो रहा था? जनरेट हो रहा था। ठीक, तो ये फराडे का पहला नियम है। फराडे का दूसरा नियम क्या है? ये लिखो जल्दी शॉर्ट में। चलने दो। एक आधे
वो लिखा था स्टार्टिंग में। नेक्स्ट देखो, वो कहाँ गया? देखो फराडे सेकेंड लॉ, इस पे नहीं, ये बस बताया है कि ईएमएफ कब जनरेट होगा। ठीक, फराडे सेकेंड लॉ देखो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली proportional to the induced EMF। देखो यहाँ पे जो EMF जनरेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। रेट मतलब कहीं पे भी रेट एक अगर वर्ड आ जाता है हम किससे डिवाइड करते हैं? टाइम से। लेकिन थोड़ा सा अब पहले वाली बातें नहीं करेंगे कि यहाँ पे लिखे बाद वाला फ्लक्स माइनस पहले वाला फ्लक्स अपॉन टी। अब थोड़ा सा डिफरेंशियल में लेके आते हैं इसको, तो इसको क्या लिखेंगे? डी फाई बाई डी टी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसलिए ईएमएफ इंड्यूस, ये कौन सा ईएमएफ है? नॉर्मल ईएमएफ नहीं, जो बना ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी। जितना ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा समय के साथ उतना ज्यादा ईएमएफ क्या होगा? इंड्यूस होगा। अब एक चीज और देखो, लेट सपोज हमारे पास ये कॉइल है, तो एक एरिया में जो फ्लक्स चेंज हो रहा है वो डी फाई बाई डी टी, लेकिन यहां एक एरिया तो है नहीं, एन नंबर ऑफ टर्न है। लेट दिस कॉइल हैविंग एन नंबर ऑफ टर्न, तो एक में डी फाई बाई डी टी, दूसरे में 2 डी फाई बाई डी टी, तीसरे में 3, तीन को मिला के एन है तो एन डी फाई बाई डी टी। तो इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको हटाओ, इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल्स टू एन डी फाई बाई डी टी। अब देखो इधर, ये भी अभी कंप्लीट नहीं होगा, यहां पे एक सिंबल यूज होगा माइनस। क्या यूज होगा? माइनस। ये माइनस क्यों यूज होगा? अब जरा ये देखो, ये माइनस इसलिए यूज हुआ है कि जो फ्लक्स चेंज हो रहा समय के साथ वो इंड्यूस ईएमएफ को अपोज करेगा। मतलब बात समझ में आ रही? कल हमने इसको इसी एग्जांपल से आपको ये बताया था, अगर हमारे पास एक जनरेटर है और उस पे एक एलईडी लगा दी जाती थी, याद है कि नहीं? उस पे एक बल्ब लगा दिया जाता था, और दूसरा सेम जनरेटर है उसमें एक नहीं 50 बल्ब लगा दिए जाते हैं, तो इसको ज्यादा एनर्जी चाहिए तो हमें ज्यादा पावर देनी पड़ती थी। इसको ज्यादा पावर चाहिए होती थी, मतलब ज्यादा पावर देने का मतलब क्या है? अपोजिशन क्या हो रहा है? ज्यादा। अच्छा ईएमएफ बताओ किस में ज्यादा जनरेट हो रहा है? इसमें या फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में? सेकंड वाले में। अगर सेकंड वाले में ईएमएफ ज्यादा जनरेट हो रहा तो इसको हमें ज्यादा पावर चाहिए, मतलब ये क्या कर रहा? ज्यादा अपोज कर रहा है। कहीं ना कहीं वही बात तो हमने बोली है, जो ईएमएफ बना वो अपोज करेगा फ्लक्स के चेंज को। कोई दिक्कत? तो इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या फिर इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। तो माइनस का मतलब समझ में आ रहा? अपोज द चेंज ऑफ फ्लक्स। तो ये है मेन फार्मूला। कोई दिक्कत? और ये माइनस साइन किसने बताया था? लेंज लॉ ने बताया था। किनके अकॉर्डिंग आया ये? LENZ। ठीक है, नोट को जल्दी से। चलो देखो आगे। अच्छा लेंज लॉ लिखा दे क्या? लिखो लेंज लॉ।
इसी में लिखो, लिख जरूर लो एक बार, लेंज लॉ जरूरी है, लिखो इसमें। अच्छा, लेंज लॉ किसको फॉलो करता है? अगर मान लो लेंज लॉ ना लगता तो कौन सी चीज ऐसी थी जो फिजिक्स की ना फॉलो होती? कौन सा कंजर्वेशन? एनर्जी का। जितनी एनर्जी इधर देंगे उतनी उधर जा रही ना। पता चले इतना इधर जो है हम 50 जूल की एनर्जी नॉर्मली घुमा रहे, उधर हम 100 बल्ब जला दें, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो नहीं होगा। तो लेंज लॉ किस बेसिस पर वर्क कर रहा है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये पॉइंट भी याद रखना। लिखो इसमें, हेडिंग लिखो, लेंज लॉ, ये हेडिंग है लेंज लॉ, ब्रैकेट में लिखो अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इस पे लिखो। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, the direction of induced EMF। अच्छा, कभी कभी इंड्यूस EMF वर्ड यूज कर लेंगे और कभी कभी इंड्यूस करंट, तो कोई आप उसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस EMF हेंस इंड्यूस करंट, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस EMF हेंस इंड्यूस करंट इज सच दैट is such that it oppose the cause which produce it। which produce it मतलब किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा? EMF किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही? चेंज इन फ्लक्स की वजह से। तो उस चेंज इन फ्लक्स का क्या करेगा? ये अपोज करेगा, ठीक है। तो ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख लो चेंज इन फ्लक्स। नेक्स्ट लाइन से लिखो, इसके बाद लिखो लेंज लॉ इज, नेक्स्ट लाइन से लिखना, is following the Lenz law is following the law of conservation of energy। अच्छा, इंड्यूस EMF या फिर इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए हमने एक 10th में नियम पढ़ा था, याद है? इंड्यूस करंट किस डायरेक्शन, नहीं पढ़े हो तुम लोग? राइट हैंड थंब रूल। तो डायरेक्शन ऑफ करंट और मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन होता है, तो वो तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ये करंट हो गई, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई, तो ये तो नहीं है। हम पूछ रहे हैं इंड्यूस EMF या इंड्यूस करंट और मोशन, डायरेक्शन, फोर्स, इनका कोई रिलेशन था? कौन सा नाम है? स्क्रू रूल तो बेटा करंट और मैग्नेटिक फील्ड का रूल है कि हाँ, अगर करंट ऐसे जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। तो क्या नाम है उसका? ऐसे वाला क्या होता है? राइट हैंड फ्लेमिंग का, हाँ, फ्लेमिंग राइट हैंड। फ्लेमिंग के दो नियम थे, एक लेफ्ट भी था और एक राइट भी था। लेफ्ट वाला किस में लगता है? लेफ्ट वाला मोटर में लगता है, जहां करंट दी जाए और कोई चीज मूव करे। तो ये फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, जो करंट आपने दी वो इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है तो वहां पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। जो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है वो भी सेम ही है, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट नहीं, क्योंकि यहां पर करंट नहीं दे रहे, यहां पे करंट बन रही है, क्योंकि ये मोटर नहीं, किसकी बात कर रहे हैं? जनरेटर की बात कर रहे हैं। तो फोर्स, या फिर कभी कभी इस फोर्स को मोशन भी लिख देते हैं। तो फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस करंट। अगर मान लो मोशन ऊपर हो रहा है कोई भी वायर का, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो उसमें करंट किस डायरेक्शन में बनेगी? इस डायरेक्शन में बनेगी। कोई दिक्कत? ये है। तो लिख लो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल।
फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, अपने मन से लिख लोगे क्या, इसको बोले हम? थोड़ा सा हम एंड कर रहे हैं, उसके बाद जब वीडियो में देखना तो धीरे धीरे जितना दिखना, उसके बाद फिर पॉज करके फिर आगे वाला। तो अगर इसको हम डिस्क्राइब करें तो क्या बोलेंगे? इफ वी स्ट्रेच राइट हैंड सच दैट 3 फिंगर, थंब, इंडेक्स फिंगर and middle finger are mutually perpendicular to each other. If thumb shows the motion of the conductor or wire, middle finger नहीं, index finger shows the direction of magnetic field, then middle finger shows the direction of induced current. कोई दिक्कत? According to, फिर से बोल रहे, according to Fleming right hand rule, 3 finger stretch 3 finger such that they are mutually perpendicular to each other. If thumb shows the direction of motion, index finger shows the direction of magnetic field, then middle finger shows the direction of induced current. एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि हम जो पढ़ रहे वो है क्या। चलो देखो, अच्छा थोड़े से और टर्म तुमने पढ़े थे क्रॉस के लिए। अगर यहाँ पे एक सिंबल बनाए क्रॉस, तो क्रॉस का मतलब इनसाइड होता है, बोर्ड के अंदर, ठीक है, बोर्ड के अंदर कोई भी चीज आ रही, इनसाइड द प्लेन। अभी यहाँ पे डॉट का अगर सिंबल यूज करें तो आउटसाइड द प्लेन, क्योंकि 3D है वो तो बना नहीं सकते हम यहाँ नॉर्मल 2D में। तो मान लो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही, कौन अंदर जा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। ये वायर है, ये वायर इस तरफ मूव कर रहा है। इधर सुनो, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, वायर का मोशन इस तरफ है या फिर वेलोसिटी इस तरफ है, तो बताओ इंड्यूस करंट किस तरफ होगी? बाहर की तरफ। बेटा कैसे हो जाएगी? बाहर की तरफ तो वायर ही नहीं है, वायर तो ऐसे। राइट हैंड लगाएंगे ना, मैग्नेटिक फील्ड ये वाली जो इंडेक्स फिंगर है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, मोशन इधर, तो करंट जो बनेगी वो किधर बनेगी? अप साइड में, ठीक है। तो करंट किधर बनेगी? इंड्यूस करंट अप साइड। कोई दिक्कत? कर ले जाएंगे ऐसे, कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो, ठीक है। अगर एक हिंट में लिखना है तो लिख लो जल्दी से, ये उसी में आप जगह छोड़ देना, या फिर जब आप वीडियो देखना तो वहाँ पे लिख लेना, मगर ये डायग्राम बना लो जल्दी से, फिर आगे बताएं। अच्छा, कभी लेंज लॉ को एक्सपीरियंस किए हो? फ्लक्स चेंज होता तो वो उसके मोशन को अपोज करता है, कभी एक्सपीरियंस किए हो? मैग्नेट लेके आते तो थोड़ा फोर्स लगता है। मैग्नेट लेके आते हैं तो फोर्स लगता है? नहीं। चलो ठीक है, लिखो फिर बताएं। रियल लाइफ में आप एक्सपीरियंस कर सकते हो ये चीज़, ठीक है। बहुत सारी वीडियो हैं इस पर, कॉपीराइट आ जाएगा अगर इधर दिखा देंगे तो, नहीं तो दिखा देते तुमको यहाँ पे। वैसे 15 सेकंड के लिए अगर रहता तो फिर कॉपीराइट नहीं रहता ना? नहीं, कॉपीराइट नहीं, उसमें क्रेडिट में डाल दीजिए ना नीचे, जो होता है जैसे कि इंस्टाग्राम में कुछ यूज़ करते हैं तो क्रेडिट दे देते हैं कि हमने इस यूट्यूबर से लिया है, तो आप उसमें क्रेडिट में डाल दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये भी है, ये हो सकता है। क्रेडिट काफी ना रहता है, नहीं उसमें डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दो ना कि हाँ हमने इससे लिया है, क्रेडिट में डाल सकते हैं। रिव्यू तो हमारे पड़ेंगे यार, व्यू तो हमारे, वॉच टाइम तो हमारा आएगा, उनका क्या क्रेडिट है? अरे क्रेडिट में मतलब ये होता है कि उनकी परमिशन है ना, ऐसा उसमें मतलब क्रेडिट लेने के बाद ये जाता है कि परमिशन है। क्रेडिट कोई ऑप्शन है क्या उसमें? नहीं होता है, मेंशन रहता है। होता तो है क्योंकि कई लोग यूज़ करते हैं। चलो देखते हैं, क्रेडिट का ऑप्शन अपलोडिंग टाइम पे मुझे नहीं दिखा। नहीं, उसमें डिस्क्रिप्शन रहता है, टैग रहता है, ये सब रहता है। ये रहता है कि अनलिस्ट करना है, पब्लिक करना है, या फिर ये
जब आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो उसमें मतलब आता है कि क्रेडिट करके @ करके उस चैनल का नाम डाल दीजिए आप, तो उसमें आ जाता है। अच्छा हो सकता है। लेकिन चलो आप थोड़ा सा सर्च कर लीजिए इसके बारे में, क्योंकि आपको उसमें दिक्कत होती है कॉपीराइट। हाँ पर जो चैनल है बंद कर दिया। हाँ, 2 से फिर बंद हो जाता है, 2 कॉपीराइट स्ट्राइक। अरे मैं बहुत आई हैं, मैंने बहुत वीडियो डाले हैं। तो उसमें अलग-अलग होता है ना, कम्युनिटी गाइडलाइंस की आती है कि पर्सनल चैनल से की गई है, अलग-अलग होता है। कॉपीराइट क्लेम लिखा रहता है, जितने वीडियो हैं सब उसके हटा दिए हैं। कौन हटाया? हाँ, अच्छा तुम्हें हटाया। हाँ, हटा दिए फिर। कहीं से कुछ यूज किया होगा? हाँ, क्या यूज किया था? डायनामो के। क्या यूज किए थे? उसके वीडियो, क्या यूज किए थे? डायनामो के वीडियो। क्लिप यूज़ कर लेते हैं। क्लिप यूज किए थे? हाँ, पूरी कितनी देर की? 2-3 मिनट की। अरे 2-3 नहीं, मिनट में तो आ ही जाएगा। जो बढ़िया उसके जो मूवमेंट बढ़िया थे ना पबजी के, वो सब उठा लिए। मुझे लगता है 15 सेकंड पे नहीं आता, कुछ ऐसा रहता है शायद। अंतर्यामी का इंट्रोडक्शन उठा लिए। कुछ लोग मारते हैं, कुछ लोग कॉपीराइट नहीं भी मारते हैं, ऐसा नहीं होता। चलो देखेंगे, इस पे इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे पूरा चैनल पे, ठीक है? तो फिर अगर नहीं है तो मैं दिखा दूंगा, अगर एक तुम लोग करके देख लेना वो चीज़, ठीक? या फिर सजेस्ट कर देंगे डिस्क्रिप्शन पे ये वीडियो आप जाके देख लो। हाँ, ये भी हो सकता है। गाना लगाए तब कॉपीराइट आ गई है। हाँ तो सॉन्ग तो और क्या, अगर आप कोई भी मान लो यहाँ पे इस समय वीडियो चल रहा कोई, डाउनलोड किए थे तो गूगल से डाउनलोड किए थे। तो क्या हुआ? इससे कोई मतलब नहीं। जैसे अगर मैं इस पे यहाँ पे अभी तुम एक सॉन्ग चला दो कोई भी, तो भी तो आ जाएगा कॉपीराइट वीडियो पे। अरे आ जाएगा भाई, उनका गाना यूज़ कर रहे हो। ये तो बेकार है, ये तो बेकार है। नहीं कॉपीराइट आ जाएगा। चलो अभी आगे देखते हैं। वीडियो में सारे चल रहे थे। देखेगा नहीं कोई, इसको उससे हटा लेते हैं जो वो आता है रिकमेंडेशन। हो सकता है कुछ ऐसा हो। अब थोड़ा देखना पड़ेगा, पढ़ना लिखना ज़रूरी होता है इसीलिए। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल हो गया, लेंज लॉ हो गए, ठीक है? क्वेश्चंस तो जब पेपर कराएंगे तो वहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट लिखो मोशनल ईएमएफ। कोई भी चीज़ अगर मूव कर रही है तो वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ मतलब, हाँ ये कहीं पे हमने कुछ ऐसा तो नहीं लिखा, ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव ही लिखा है ना? इसके पहले याद करो, मैं मैग्नेटिक वर्ड तो नहीं यूज किया था। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ, क्योंकि ईएमडब्ल्यू वेव होती है ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वहाँ से याद आ रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, लेकिन ये ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। चलो ठीक है। मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, देखो जरा इसको। लेट सपोज ये एक रेल है। रेल मतलब जान रहे हो, मतलब कुछ ऐसी चीज़ जो इस जगह से क्या कर सकती है, पटरी समझ लो, इसके ऊपर से मूव कर सकती है। क्या कर सकती है? मूव कर सकती है। कैसे क्लोज, ठीक? मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी हैं जो कि किधर जा रही, इनसाइड। ठीक, इसके ऊपर व्हील लगे और ये व्हील क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। इस रेल मतलब पटरी के ऊपर क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। अभी सुनो, जिसके वो कंसीडरेशन लिख देंगे। कंसीडर अ वायर ए बी विच इज मूव ऑन अ रेल पी क्यू एंड पी डैश क्यू डैश। There is a B magnetic field which goes inside the plane, ठीक है? As we move, इधर सुनो हो जाएगा। From x distance we move a wire AB a very small distance dx। हम इस वायर को मूव करें आगे की तरफ, कितना मूव किया, कितना डिस्टेंस मूव किया, dx डिस्टेंस मूव किया, ठीक है? अगर हमने dx डिस्टेंस इसको मूव किया तो पहली चीज तो इसमें ईएमएफ जनरेट होगा। क्यों? क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रहा। कैसे फ्लक्स चेंज हो रहा बताओ? जब यहां था तो मान लो इसके अंदर से 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइन गई थी इसके, लेकिन ये जैसे आगे हो गया तो इसके अंदर से 20 जाने लगी, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई तो फ्लक्स तो चेंज हुआ। तो हमें यही पता करना, अगर इसको अब मूव करें तो कितना फ्लक्स
को कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। अगर हमने इसको मूव किया तो मुझे कुछ काम करना पड़ेगा। कितना काम करना पड़ा? dw। ठीक, तो अगर हम इस यहां से क्या निकाले? फ्लक्स निकालें। क्या निकाले पहले? फ्लक्स, क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला ही क्या होता है? E बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी। एक चीज ही मूव कर रहे हैं तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 2-3 तो वायर नहीं मूव कर रहे, सिंगल वायर ही मूव कर रहे। तो सबसे हमें पहले क्या निकालना चाहिए? फ्लक्स निकालना चाहिए। ठीक, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम, ये कहां से सही करो इसको, ये जो फर्स्ट इक्वेशन आई ये कहां से आई? फराडे सेकेंड रूल से। लिख देना यहां पे फ्रॉम फराडे सेकेंड रूल। तो हमें ईएमएफ चाहिए तो क्या नेसेसरी जरूरत है? फ्लक्स की। फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स किससे डिनोट करते हैं? फाई बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज सेम, दैट इज कितनी? बी। फाई इक्वल्स टू बी एंड एरिया डी ए, यही तो जानते हो आप। अच्छा, दोनों में एंगल कितना बन रहा है? एरिया वेक्टर इज इनसाइड सेम डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो इन सेम डायरेक्शन। सो थीटा कितना बना? 0। थीटा कितना बना? 0 डिग्री। तो बी, अब ये एरिया निकालना है। लेट सपोज दिस इज अ वायर ऑफ लेंथ एल। हमने ऐसा माना कि ये जो वायर हमने लिया इसकी लेंथ कितनी है बेटा? एल। तो बी तो अपनी जगह, डी एरिया बराबर क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेथ। ये वाला एरिया ना, लेंथ कितना है? एल। और जो हमने चेंज एरिया कितना है? डी एक्स। चेंज लेंथ कितनी है? डी एक्स। तो वही तो एरिया होगा। डी ए स्मॉल एरिया जो है ये डी ए है, तो एल और ये डिस्टेंस डी ए, तो ये लेंथ इंटू ब्रेथ। कोई दिक्कत? ये हो गई लेंथ, ये हो गई ब्रेथ। कोई दिक्कत? अब देखो जो फ्लक्स निकल के आया वो कितना हो गया? बी एल डी एक्स। पुटिंग दिस फ्लक्स इन फराडे सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ में रख दें? सेकेंड लॉ में रख दे तो देखो क्या आया है? E बराबर माइनस डी बाई डी टी, द वैल्यू ऑफ फ्लक्स इज बी एल डी एक्स। ठीक, बी एल तो कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है क्या समय के साथ? लेंथ चेंज हो रही नहीं, तो कांस्टेंट का लेंथ चेंज हो रही है क्या? कहाँ चेंज हो रही? देखो वो तो सेम है, कांस्टेंट है। तो बी एल कांस्टेंट और डी एक्स पाई डी टी क्या हो जाएगा? चेंज इन डिस्टेंस एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी। ठीक है, तो ये कितना बन गया? E बराबर बी एल। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? मोशनल ईएमएफ। कोई दिक्कत? नोट कर लो। इसकी हेडिंग जो है मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या फिर इसको क्या बोलेंगे? मोशनल ईएमएफ। ठीक है, नोट करो। यहां से क्या समझ में आ रहा? जो ईएमएफ है वो कौन कौन सी चीजों पर डिपेंड करेगा? जितनी ज्यादा मैग्नेटिक, ये ऑन है कि नहीं? जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होंगी उतना ज्यादा ईएमएफ जनरेट होगा, जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतना ज़्यादा ईएमएफ जनरेट होगा, और जितना ज़्यादा वेलोसिटी होगी, जितनी ज़्यादा तेज़ी से हम उसको मूव करेंगे उतना ज़्यादा ईएमएफ वो जनरेट होगा। एक चीज़ और, ये क्वेश्चन कभी कभी आपसे ऐसे पूछ लेता है, मान लो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, या फिर सिंपली अगर एक अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, तुमको पता है इधर से इधर आप ये कंपास सकते हैं हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, इसी वजह से होता है।
मतलब वो कौन सी डायरेक्शन शो करता है, नॉर्थ डायरेक्शन। वो किस वजह से शो करता है, क्योंकि उधर से उधर मैग्नेटिक फील्ड जाती है। कंपास केवल एक डायरेक्शन बताता है, जो किसकी डायरेक्शन बताता है, मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड किधर से किधर जा रही है, साउथ से नॉर्थ, इसलिए वो अभी कोई दूसरा मैग्नेट ले आओ, कोई और डायरेक्शन में रख दो, डायरेक्शन चेंज कर देगा अपना कंपास। ठीक है, तो यहां पर देखो, अगर मान लो इसको हम गिराएं ऊपर से, तो मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ जा रही, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। अगर इसको हम नीचे गिराएं, ऐसे गिर रहा है ऐसे, तो बताओ इसमें फ्लक्स जनरेट होगा कि नहीं होगा, एक्सीलरेशन हो रहा, फ्लक्स जनरेट होगा, तो यहां पे क्या बनेगा, इंड्यूस ईएमएफ। तो वो इंड्यूस ईएमएफ पूछ लेते हैं। कभी कभी क्या करते हैं, एक कोई सर्कुलर चीज होती है उसको रोटेट करते हैं हम इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, जैसे पहिया साइकिल का रिम, उसको बहुत तेजी के साथ इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड मूव करें तो उसमें भी ईएमएफ जनरेट होता है। ठीक है, तो जैसे भी क्वेश्चन आएंगे वैसे हम करा देंगे। कल रोटेटिंग वाला कराएंगे, कोई चीज अगर सर्कुलर घुमाए, मान लो हमारे पास ये रॉड है, ये इसको ऐसे ऐसे घुमाए, ऐसे ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से किधर भी जाए मैग्नेटिक फील्ड, बस ये कि इसी डायरेक्शन में ना जाए, नहीं फिर नहीं बनेगा, इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। ऐसे ऐसे अगर मूव कर रही हैं इस तरह तो भी तो बनेगा। तो रोटेशन में भी हमें क्या फाइंड करना है, मोशनल ईएमएफ। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे, नोट कर लो।